2024 के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है तो वहीं दिल्ली में भी आज एनडीए की बैठक होनी है। बेंगलुरु में चल रही बैठक को आधा घंटा बीत चुका है। 26 दल इसमें शामिल हैं। मोदी को हराने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे देश के दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। विपक्ष की मीटिंग कल से हो रही है लेकिन असली मंथन आज हो रहा है। मोर्चे के दलों के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगी, आम सहमति कैसे बनेगी, आगे कब बैठक होगी, इन सारे मुद्दों पर विपक्षी दल मंथन कर रहे हैं। इन सबके बीच जो अलग अलग राज्यों की इकाई है, उन इकाइयों में जो धुर विरोधी विपक्षी दल हैं वो एक साथ अगर टेबल पर आए हैं तो वो कैसे अब एक मसौदे पर आगे चलने को तैयार होंगे, इन तमाम मसलों पर बैठक चल रही है। विपक्ष की बैठक पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया। लालू ने कहा देश को बचाने के लिए ये बैठक जरूरी है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। तो विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बैठक देश को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल तमाम भ्रष्टाचारी अब एक मंच पर आ गए हैं और एक मंच पर आकर ये तय किया जा रहा है कि कौन किसको कैसे बचाएगा, कौन किसको कैसे कवर देगा। एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए लोग एक साथ बेंगलुरु में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये देखना अहम होगा कि आज इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा। आज जब मंथन हो रहा है तो किन मसलों पर बातचीत होगी और क्या एक नाम कोई फाइनल हो पाता है। विजय लक्ष्मी के पास हम सीधा चलेंगे। विजय लक्ष्मी, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सबसे पहले किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक में मोटा मोटी चर्चा आगे की रणनीति को लेकर ही हो रही है और आज की बैठक में कहा जा रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट फैसले लिए जाएंगे। एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट भी जो है वो 4 बजे के करीब इशू किया जाएगा, जिसमें आज क्या क्या डिस्कशन हुआ उन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत होगी। शुरुआती जो बातचीत है वो हालांकि अंदर जो नेता हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हमें कल बताया गया था कि आज की बैठक में आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे सीट शेयरिंग हो, क्या अलायंस का नाम हो, क्या उसका नाम बदला जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जो है वो आज की बैठक में होनी है। तो देखना होगा कि आज क्या ये जो 26 पार्टियां हैं इनका कोई नाम, कोई अलायंस का नाम को लेकर के डिसीजन हो पाता है या नहीं हो पाता है और उसका अनाउंसमेंट आज होता है नहीं होता है, क्योंकि वो एक बड़ा अनाउंसमेंट आज हो सकता है कि ये एक अलायंस का नाम डिसाइड कर ले। तमाम तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो बताया गया कि कल की मीटिंग में भी दिए गए थे कि इस अलायंस का नाम क्या होना चाहिए, उस पर पूरा मंथन होगा और फिर उसके बाद में आज के जॉइंट स्टेटमेंट में पूरी उम्मीद की जा रही है कि एक नाम जो है इस अलायंस का उभर करके सामने आएगा। इसके अलावा क्योंकि राज्यों की इकाइयों की अगर बात करें और केंद्र की जो कई पार्टियां हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी कैसे आपस में राज्यों की इकाइयों की डायनेमिक्स जो है वो एकदम अलग हैं, उनको कैसे साधा जाए, क्या किया जाए, किस तरह से सीट शेयरिंग हो, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि विनेबिलिटी जो है वो एकमात्र क्राइटेरिया होगा और सभी को ये संदेश दिया गया है कि अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सबको दरकिनार करनी होगी और विनेबिलिटी जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, अगर ताकि जो एंटी बीजेपी वोट हैं वो स्प्लिट ना हो जाए। तो विपक्ष की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो एंटी मोदी वोट है या जो एंटी, बिल्कुल, यानी जीतने के लिए कैसे दुश्मनों को दोस्त बनाया जाए, ये तमाम बातें आज इस बैठक में रखी जा रही हैं और उस पर चर्चा भी हो रही है। विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जो कि पहुंचे हुए हैं इस बैठक में, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत विकल्प की जरूरत है। मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही, न्यू इंडिया में भी भीड़ तंत्र दिख रहा है। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को
मुख्यधारा में लाने के लिए काम करें, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। तो जयंत चौधरी यूपी से आते हैं। यूपी में उनको साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी की गई थी, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई। अब वो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं उधर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए की बैठक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पशुपति पारस ने कहा है कि 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। पशुपति पारस ने विपक्ष की बैठक को लेकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की बैठक केवल दिखावे के लिए हो रही है। इंडिया टीवी से बातचीत में पशुपति पारस ने विपक्ष में पीएम पद की दावेदारी को लेकर चुटकी ली और कहा कि विपक्ष में 1 अनार और 100 बीमार वाली हालत है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, सर आज एनडीए की बड़ी बैठक है, 38 दल आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या एजेंडा है? तो खुशी की बात न है भाई, आज पूरे देश से 38 दलों की बैठक हो रही है और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर आस्था व्यक्त किया है। 2024 में निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव है और हम लोग एनडीए के जितने भी समर्थक लोग हैं, निश्चित रूप से पूरे देश में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आज विपक्ष की भी बैठक बेंगलुरु में हो रही है, कई मुद्दे हैं उनके। ये बैठक होते रहता है, इसके पहले भी 23 जून को हुआ था। नीतीश कुमार भी पहुंचे, इससे पहले बिहार में अरे नीतीश कुमार जी पटना में बैठक करवाए थे, उसमें से बैठक से बहुत लोग निकल के चले गए थे और उस बैठक में जो लोग थे उसमें से 3 अजीत पवार से लेकर और लोग भी बैठक छोड़ के आज दल छोड़ करके हमारे एनडीए गठबंधन में आ गए। तो ये देखिए, ये सब सिर्फ दिखावटी चीज है कि विपक्ष की बैठक से कुछ होने जाने का नहीं है। मैं पहले ही कहा हूँ कि ये देश भाषा के नाम पर, जात के नाम पर और धर्म के नाम पर बटा हुआ है और ये संभव नहीं है। रीजनल पार्टी के जितने भी लोग हैं एकजुट हो जाएं, एक मंच पर इकट्ठा। जब ये लोग कन्वेनर की नियुक्ति आज तक नहीं कर सके, हम कन्वेनर का मनोनयन आज तक नहीं कर सके, तो एनडीए से क्या लोहा लेंगे। और देश का प्रधानमंत्री का पद, ये वो देहात में कहावत है कि 1 अनार है 100 बीमार है। एक प्रधानमंत्री का पद है और जितने रीजनल पार्टी के लीडर्स हैं सबको कहीं न कहीं अंदर से है कि हम देश के प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करें। बिहार से ही उनके ही कुनबे से कुछ लोग, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की हम बात करें, चाहे हम जीतन राम मांझी की बात करें, वो सब अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और वो आज बैठक में आ रहे हैं। देखिए, कारण है कि नीतीश जी, बिहार की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ सत्ता सौंपा गया था, उस आशा उम्मीद के विपरीत नीतीश जी चले गए दूसरे गठबंधन में। तो आज नीतीश जी के पकड़ जो है बिहार में बहुत कमजोर हो गया। इसीलिए धीरे धीरे उनके दल के जितने भी समर्थक लोग थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हों और बहुत लोग लाइन में लगे हुए आने वाले लोग, तो भविष्य में नीतीश जी राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमजोर हो गए हैं और भविष्य में भी हो जाएंगे। क्या राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं विपक्ष का? क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, विपक्ष में कौन चेहरा होगा ये हम फैसला करने वाले कौन है? विपक्ष अपना समझे। तो बिहार की 40 सीटों को कैसे जीता जाए, इसके लिए भी एनडीए ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो छोटे छोटे घटक दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनको अपने साथ लेकर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अब एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी भी बिहार में अब एनडीए के साथ आकर उनकी ताकत को बढ़ा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एनडीए के नए सहयोगी ओपी राजभर ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर बड़ा अटैक बोला है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई नाम की चीज नहीं है, चुनाव बस फॉर्मेलिटी है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही वो यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ओपी राजभर से खास बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी जा रहे हैं, जो अभी दोबारा एनडीए में शामिल हुए हैं। आज की जो बैठक है उसका क्या एजेंडा? देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना इशू लेकर के आज 5 बजे अशोका होटल
एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी अपने जो इश्यूज हैं उसको लेकर के हम भी जा रहे हैं। जैसे आपकी जो एनडीए की बैठक हो रही है तो साथ में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हो रही है, आपके में 38 पार्टी शामिल हो रही है, उनके में 26 शामिल हो रही है, किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं आप? अब वैसे भी जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 38 और 26 में अगर किसी पलड़े पर रख दीजिए तो 38 ना भारी होगा 26 कहाँ भारी हो पाएगा। लेकिन विपक्ष बड़ी बातें कर रहा है कि सब लोग एक साथ आ रहे हैं और जबरदस्त मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। नहीं देखिए, हमने यहाँ यूपी में 22 के चुनाव में भी देखा और रिजल्ट क्या रहा। जनता में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति यूपी में जो सहानुभूति है, जो उनके कामों को लेकर के लोगों में विश्वास जगा है, तो उसका रिजल्ट तो 22 में लोगों ने देखा ही है। और क्या आप मानते हैं कि विपक्षी एकता कितना काम करेगी लोकसभा चुनाव? हम लोग जहाँ खड़े हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें तब पूरे विपक्ष के लोग यहाँ के प्रचार करें तब वो नहीं जीत पाएंगे हम लखनऊ की अगर बात करें और यूपी की बात नहीं, पूरे देश की बात है। देखिए, अभी तक विपक्ष के पास, क्योंकि वो सभी लोग जनता के बीच में अपनी बात करके वोट लेके सरकार चला चुके हैं और सरकार चलाने वाले लोग अब किस मुंह से कहेंगे कि हम ये आपके लिए करेंगे। लेकिन जैसे आप बात करें विपक्ष की और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो आप अखिलेश यादव के साथ थे, उनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, तो इतनी जल्दी ये मोह भंग की वजह? नहीं देखिए, पहली बात तो अखिलेश जी किसी को नेता बनने नहीं देना चाहते। वो खुद पिछड़ों के एक नेता बन के रहना चाहते हैं। उनके शिकार हम भी हैं, उनके शिकार संजय निषाद भी, उनके शिकार अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, उनके शिकार हर पिछड़ा समाज का नेता है। और मैं उनके साथ गया, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। अगर वो बात माने होते तो जनता उनको वोट देने के लिए तैयार थी, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों वोट देगा कोई? आप उनको हिस्सेदारी तो दो। इस नाते 22 के चुनाव में उनके साथ था, उनको देख लिया। वो हमेशा हमको धोखा देने का काम, जैसे समझौते में हमको उन्होंने 17 सीटें दिया तो कहा कि 13 सीटों पर हमारा प्रत्याशी होगा। तो भाई 1-2 सीटों की बात होती है तो चल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा आप ही का प्रत्याशी होगा, हमारा सिंबल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? खटास वहीं से। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब भी समझौते में रहेंगे। वो दिन मुझे याद है, इस नाते मैं सारी बात उस समय नहीं कहा कि भाई चुनाव है। आज आपने कहा था कि आज तय होगा कि आपका भविष्य एनडीए में क्या होगा, मंत्री बनेंगे, तो आज मीटिंग में बात होगी? कुछ चीज़ें होंगी आज तय होंगी, कुछ बाद में भी तय हो जाएंगी। तो ये माने कि जब आप लौटेंगे तो आप मंत्री बनाए जाएंगे योगी सरकार में? आपकी मनोकामना पूरी होगी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से पूरी उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर को कि भले विपक्ष बेंगलुरु में मीटिंग कर ले, लेकिन जो एनडीए है वो लोकसभा चुनाव में विपक्षियों पर भारी पड़ेगा। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से भी अपने अपने साथियों को चुनने के लिए दोनों ही धड़ों ने कोशिश शुरू कर दी है। एक तरफ अगर आप बात करेंगे ओपी राजभर की तो वो एनडीए के साथ हैं, संजय निषाद एनडीए के साथ हैं, अनुप्रिया पटेल एनडीए के साथ हैं, तो वहीं बेंगलुरु पहुंचे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। इस बीच एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर बड़ा अटैक बोला। कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष में नरेंद्र मोदी के सामने ना कोई चेहरा है, ना ही कोई एजेंडा। विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने। एनडीए की मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने जा रहे हैं। उपेंद्र जी, आप बैठक में जा रहे हैं, आज ही दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक हो रही है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व और उनका जो काम है पिछले वर्षों का, उनके मुकाबले में कोई नहीं। इसलिए हम तो बार बार बोलते रहे हैं कि उनकी कोई चुनौती नहीं है। अब अभी 2024 के चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से सरकार तो एनडीए की बनेगी। बाकी जो लोग एक्सरसाइज करना है जिनको कर लें, उसमें क्या दिक्कत है। उधर भी आप देखिए 26 पार्टियां एकजुट हुई हैं। पटना में जितने लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई। देखिए, उस संख्या से नहीं बहुत मतलब होता है। आखिर विपक्ष के पास तो बार बार हम बोल रहे हैं कि कोई एजेंडा भी नहीं है। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी हटाओ इसलिए हमको वोट दो, जनता इसलिए थोड़े किसी को चुनेगी। जनता चुनती है काम देख करके या आगे आप क्या करने वाले हैं इसको देख करके। तो कोई एजेंडा तो है ही नहीं इन लोगों के पास में।
बस नकारात्मक राजनीति के आधार पर चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन, जो कभी संभव नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार में आपके आने से जीतन राम मांझी आ चुके हैं, चिराग पासवान आ चुके हैं, सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यदि हम कहें तो कितना असर आएगा आपको लगता है? देखिए, जब से नीतीश कुमार जी ने आत्मसमर्पण कर दिया आरजेडी के समक्ष, उसके बाद आरजेडी के जो समर्थक हैं उसके अतिरिक्त बाकी कौन उनके साथ रहने वाला है। इसलिए आप उस तरह से सामाजिक समीकरण को मत देखिए, सीधे तौर पर देखिए कि आरजेडी के साथ जो भी हैं लोग, उनको छोड़कर बाकी कोई नहीं, बाकी सब लोग उनसे खिलाफ एनडीए के साथ हैं। बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका आप क्या देखते हैं? हालांकि आज बेंगलोर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं अनस्टेबल नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में इतने दिनों तक शासन में है तो ऐसा थोड़े है कि बिहार के लोग ही जान रहे हैं, बिहार से बाहर के लोग भी उनको जान रहे हैं। तो इसलिए कुल मिला जुला करके नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार आज नहीं हैं। जो लड़ने वाले नीतीश कुमार होते थे, संघर्ष करने वाले नीतीश कुमार होते थे, उनकी जगह अब घुटना टेकने वाले नीतीश कुमार जी हैं। तो घुटना टेकने वाला नीतीश कुमार जी पर कैसे कोई भरोसा करेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इनके अलावा चिराग पासवान भी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जीतन राम मांझी पहले आ चुके हैं। तो ऐसे में 2024 की जो लड़ाई है बिहार में खासा दिलचस्प होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।